हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं मज़े में होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्टिनॉइड्स के बारे में डिस्कशन किया था। ओके, और काफ़ी अच्छा खासा डिस्कशन किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो रखे कहाँ जाते हैं, उनकी साइज़ में क्या अंतर आता है और क्या वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं कंपेयर टू लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड के कंपेयर में जो एक्टिनॉइड्स हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। यही सब डिस्कशन हमारा पिछली बार हुआ था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स। कि हमें तो पता है एक्टिनॉइड्स के बारे में, बट ये यूज़ किधर होता है। वी हैव सीन दैट हाफ लाइफ ऑफ natural thorium and uranium isotopes are so long that we get very negligible radiation from these elements। हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा था कि थोरियम और यूरेनियम की जो हाफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपने तो देखा था 10⁻9 ईयर्स के ऑर्डर में था। मतलब कितना ज़्यादा, मतलब उनसे हमें ज़्यादा खतरा नहीं है। ठीक है, उनसे हमें ज़्यादा रेडिएशन नहीं मिलता। सर यहाँ पे ये रेडिएशन शब्द का मतलब क्या है? अरे बबुआ, रेडिएशन मतलब होता है अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल का निकलना। आ समझ में? ऐसा है। वी फाइंड देम इन एवरीडे यूज। फॉर एग्जाम्पल थोरियम 4 ऑक्साइड THO2 with 1% CO2 was used as a major source of indoor lighting before incandescent lamp came into existence। ओके, मतलब पहले थोरियम का जो ऑक्साइड है THO2, जिसमें थोरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जब उसमें सीरियम के ऑक्साइड को मिलाया गया, और वो भी कितना 1%, मतलब अगर 100% है तो सिर्फ 1% सीरियम ऑक्साइड होगा मेरे भाई, बाकी का जो 99% होगा वो थोरियम होगा। ओके, तो क्यों इनका यूज किया जाता था? इनकैंडेसेंट लैंप, ये जो लैंप होता है ना, ये जो आगे चल के तो लैंप डिस्कवर हो गए, लेकिन उसके पहले अगर आप देखो ना तो यही ऑक्साइड यूज होते थे। तो ये करते क्या थे? जो थोरियम 4 ऑक्साइड है, इसके साथ जब हम सीरियम ऑक्साइड को मिला देते हैं तो ये करते क्या है? ओके, क्योंकि ये हीट एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं इंटेंस लाइट में। और ये हीट एनर्जी कैसे मिलेगी? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आपको पता होगा, मीथेन और भी गैसेज हैं जिनको जलाने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और मेरे दोस्त, ये जो हीट एनर्जी है ना, इसको ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देते थे? इंटेंस लाइट में। कौन? थोरियम और सीरियम का ऑक्साइड का मिक्सचर, जिसमें थोरियम ऑक्साइड जो था वो लार्ज अमाउंट में था। इवन टुडे देयर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर दीज लाइट्स फॉर आउटडोर कैंपिंग। आउटडोर कैंपिंग मतलब जब बाहर जाते हैं, इंडोर मतलब घरों में, आउटडोर मतलब जब हम बाहर जाते हैं और कैंपिंग करते हैं, मतलब कहीं पे जाएंगे। ऐसे आप देखते हो ना, पहाड़ों पे जाते हैं और कुछ ऐसे घर जैसा बना लेते हैं, तो उनके अंदर भी अगर लाइटनिंग विटनिंग करना है, आपको थोड़ा बहुत लाइट चाहिए, तो ये ऑक्साइड का यूज़ कर सकते हो। अब ज़रा देखिए यहाँ पे आया है, डू यू नो, मैं तेनु किंदा, आगे का आप कंप्लीट कर दो। यूरेनियम इज अनदर एक्टिनॉइड विच इज ग्रेट डिमांड एज इट इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। कहाँ पे यूज होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। सर ये जो यूरेनियम है ना, इसका न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या काम है? अरे बाबा, एकदम सिंपल सा है ना। यूरेनियम से ही तो क्या होगा? रेडिएशन निकलेगा, और उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी में। इसीलिए तो उसे यूज करते हैं रिएक्टर्स में। आया समझ में? वन ऑफ द एक्सट्रैक्शन मेथड, वन ऑफ द एक्सट्रैक्शन मेथड फॉर यूरेनियम हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। अब ये एक्सट्रैक्शन शब्द का मतलब क्या है? एक्सट्रैक्शन मतलब नो डाउट यूरेनियम ऐसे फ्री तो होगा नहीं। अब सब जानते हो, अर्थ क्रस्ट से जो भी हमको मिलता है वो फ्री स्टेट में होता नहीं। ये यूरेनियम है तो ये कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, तो कंबाइंड फॉर्म से इसको निकालना होगा। ठीक है, the ore containing uranium 4 oxide UO2 is first treated with Fe3 plus ion to give uranium 6 oxide। तो देखिए, यूरेनियम जो नेचर में मिलता है ऑक्साइड फॉर्म में,
उसमें यूरेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। +4 मतलब सिंपल सी बात है, 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और दूसरे ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन लिया, और ये इलेक्ट्रॉन दिया किसने? यूरेनियम में, तो इसलिए यूरेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और इसीलिए यूरेनियम के ऊपर आ गया 4 पॉजिटिव चार्ज। अब सिंपल सी बात है, यूरेनियम को हम उस पर्टिकुलर फॉर्म में लाएंगे जिससे हम यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन इजीली कर सके। तो हमने किया क्या? हमने Fe+3 का यूज़ किया। तो देखिए इन जनरल पहले रिएक्शन में ये हुआ क्या। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे सर यहाँ पे यूरेनियम का रिएक्शन तो वाटर के साथ हुआ है और फिर ये UO3 बन गया, बट देखो ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तभी यूरेनियम +4 से किस में कन्वर्ट होगा? +6 में। अगर इलेक्ट्रॉन का ये लॉस हो रहा है तो कोई ऐसी स्पीशीज भी होनी चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो वो कौन है? Fe+3। तो Fe+3 ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या बना दिया? Fe+2। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सो जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो आप देखोगे ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा और ये Fe3+ भी इसमें आ जाएगा। इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और दोनों को ऐड कर दीजिएगा। आया समझ में? एकदम सिंपल सा है। एडिशन ऑफ H2SO4 to this solution produces uranyl sulfate containing UO2+ cation। मतलब यहाँ पे देखिए ये UO3 है, इसमें यूरेनियम +6 है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो जो यूरेनियम है ये भी +6 है। ओके, +6, तो ये देखिए UO2, यूरेनियम कितना हो गया? +6, और 2 ऑक्सीजन का -2 × 2 तो -4, -6, अरे -4 +6 कितना हो गया? +2। तो देखिए यूरेनियल सल्फेट पे, मतलब यूरेनियल पे +2 होता है और इसी के साथ SO4 -2 ला दीजिए तो ये क्या बन गया? सल्फेट। ओके, आफ्टर प्यूरिफिकेशन अमोनिया इज एडेड टू द सोल्यूशन गिविंग ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ अमोनियम डाइयूरेनेट। मतलब प्यूरिफिकेशन के बाद इसमें अमोनिया को ऐड किया जाता है और जिससे हमको क्या मिलता है? ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट। किसका? अमोनियम डाइयूरेनेट का। आ समझ में? तो ये देखिए ये क्या है? यूरेनियल सल्फेट, और उसको रिएक्ट कर दिया अमोनिया से और पानी के प्रेजेंस में, तो ये मिल गया हमें क्या? अमोनियम डाइयूरेनेट। आया समझ में? और ये बन गया अमोनियम सल्फेट, और ये येलो कलर का होता है, इज मार्केटेबल फॉर्म ऑफ यूरेनियम। येलो केक मतलब येलो सॉलिड होता है और यही फॉर्म में यूरेनियम को बेचा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हमें पढ़ना है सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी किसके बीच में? लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के बीच में। मतलब पहले हम देखेंगे कि उनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है। ओके, पहले एक पूरा देख लेते हैं। बोथ सीरीज शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब दोनों लैंथेनॉइड भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और एक्टिनॉइड भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये दोनों में सिमिलैरिटी है। बट अब डिसिमिलैरिटी क्या है? लैंथेनम मतलब लैंथेनॉइड जो है उनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं? 4। बट अगर आप वहीं पे एक्टिनॉइड को देखो तो वो तो 7 इलेक्ट्रॉन तक लूज कर देते हैं, और स्टार्टिंग के ये भी 4 से 5 मेंबर। मतलब जो एक्टिनॉइड्स है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और जो लैंथेनॉइड्स है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इन बोथ द सीरीज द f ऑर्बिटल आर फिल्ड ग्रेजुअली। ओके, मतलब जैसे जैसे आप जैसे लैंथेनम में फैमिली में जैसे आप आगे जाओगे, सीरियम आएगा, फिर प्रिजोडीनियम आएगा, फिर नियोडीमियम आएगा, तो इसमें सब में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4f में। और एक्टिनाइड सीरीज में सब में इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 5f। मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होता है? f ऑर्बिटल में। लैंथेनॉइड्स डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इजीली। अब ये कॉम्प्लेक्सेस क्या है? कॉम्प्लेक्सेस मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बारे में आप डिटेल में तो नेक्स्ट चैप्टर में ही जान पाओगे। ठीक है, लैंथेनॉइड्स जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि उनकी साइज बड़ी होती है। उनकी साइज क्या होती है? बड़ी। किसके? उसके कटायन की। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए मैं आपको बताऊं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए कटायन की साइज छोटी होनी चाहिए। कटायन की साइज क्या होनी चाहिए? स्मॉल। समझे? स्मॉल कटायन की साइज होगी तो उसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन सकता है। यह है अंदर की बात। आया समझ में आपको? तो कटायन बनने के लिए पोलराइजेशन पावर शुड बी हायर। ओके,
और उसके लिए, अरे मैं क्या बोल गया, कटायन बनने के लिए नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के लिए पोलराइजेशन पावर हाई होना चाहिए। और पोलराइजेशन पावर हाई कब होगा, जब कटायन की साइज छोटी होगी। और कटायन छोटा कब होगा, जब कटायन का ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा। और आपने देखा एक्टिनोइड किधर तक जा सकते हैं, +6 +7, मतलब उनका कटायन छोटू होता है और इसीलिए वो इजीली कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं। ओके, एक्टिनोइड्स हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद लिगैंड सच एज थायोईथर। सर ये थायोईथर क्या होता है, इसी को बोलते हैं थायोईथर। जैसे ईथर होता है उसमें ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लग गया तो थायोईथर बोलते हैं। ओके, आयनिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इन बोथ द सीरीज डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो हम सब जानते हैं लैंथेनम से लेके ल्यूटेटियम तक जो साइज छोटी होती है उसके पीछे जो रीजन है वो है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और एक्टिनियम में थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक जो साइज छोटी होती है वो है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और सिंपली ये था कि आप सब जानते हो पुअर शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल, एक्टिनॉइड में 4f, लैंथेनॉइड में 4f और एक्टिनॉइड में 5f। और लैंथेनॉइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव, देखो ये मैंने बताया था आपको पहले भी। ओके, एक्सेप्ट प्रोमिथियम। ओके, प्रोमिथियम एक मैन मेड एलिमेंट है। क्या है, मैन मेड एलिमेंट, और ये लैंथेनॉइड सीरीज में आता है और ये रेडियो एक्टिव होता है। बाकी सारे लैंथेनॉइड्स नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। बट वहीं पे अगर आप एक्टिनॉइड्स को देखो तो सारे एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब दे एमिट हार्मफुल पार्टिकल्स सच एज अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन बोथ द सीरीज इज लो। ऑब्वियसली लो तो होगी दोनों में, क्योंकि एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स दोनों क्या है मेरे भाई, मेटल है। और मेटल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना वो लो होता है। अरे सर एकदम सही, मस्त समझ में आ रहा है, क्योंकि मेटल हम सब जानते हैं उनके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, और लूजली बाउंड होते हैं इसीलिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हाँ सर एकदम अच्छे से समझ में आया। ये बाबा डिफरेंसेस भी देख लेते रे। लैंथेनॉइड्स डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकटायंस बट एक्टिनाइड्स फॉर्म एक्सोकटायंस सच एज UO+, PU+, NPO2+। ऐसा क्यों होता है रे बाबा, क्योंकि बताया ना एक्टिनॉइड्स का साइज कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, छोटा होता है रे बाबा। किसके कंपेयर में, लैंथेनॉइड के कंपेयर में। सर ऐसा क्यों हो गया सर, क्योंकि लैंथेनॉइड में न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिनॉइड के कंपेयर में कम होता है, और एक्टिनॉइड में जो न्यूक्लियस है उसके खींचने की ताकत ज़्यादा होती है, इसीलिए उनका ऑक्सोकटायन पॉसिबल हो पाता है। अब जरा देखो यहाँ पे, ऑल नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स मतलब NO3-, ओके, पर क्लोरेट्स HClO4- एंड सल्फेट SO4-2 ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर soluble while हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड्स एंड कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। अब इसके पीछे कारण क्या है, तो ये देखो नाइट्रेट, क्लोरेट और जो सल्फेट है इनके केस में जो लैटिस एनर्जी होती है ये हाइड्रेशन एंथैल्पी से कम होती है। सर ये कैसे भयंकर शब्दों का नाम ले रहे हो सर, ये लैटिस एनर्जी क्या होती है सर, सर ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है सर। अरे बाबा ये सब मैंने पढ़ा है, पता है चैप्टर कौन सा, सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन में। ठीक है, तो इसे आप जरूर पढ़ लो। ओके, और जो दूसरे है ना, ये जो हाइड्रोक्साइड है, ये जो फ्लोराइड है और ये जो कार्बोनेट है, इसमें क्या होता है पता है, इसमें लैटिस एनर्जी जो होती है ये ज़्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी से। ओए ये मैं क्या बोल गया, एकदम सही बोला। ओके, मतलब इनका लैटिस जो होता है ना वो एकदम स्ट्रांग होता है, मतलब वो जल्दी टूटते नहीं है, और जब टूटेंगे नहीं मेरे भाई तो पानी में डिसॉल्व कैसे होंगे। Most of the lanthanoids are colorless in nature, whereas actinoids are colored ions। मतलब लैंथेनॉइड्स जो होते हैं ना वो कलरलेस होते हैं, बट एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, क्योंकि एक्टिनॉइड्स में स्प्लिटिंग जो होती है ना f ऑर्बिटल की वो ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। मैं आपको ज़्यादा डेटा के बारे में तो नहीं बताऊंगा, एक सिंपल सा चीज़ बताऊंगा कि आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप हमेशा याद रखना इसमें 1, 3 और 1, 3, 5 और 8 नहीं आएगा, देख लेना आप। तो देखो 0, 0, D में 1, D में 2। अब इसके बाद देखो F में डायरेक्टली 2 आ गया तो 1 नहीं आया,
ठीक है, तो अब यहाँ से सीरियल नंबर स्टार्ट होगा 2 3 4, उसके बाद क्या गायब हो गया, 5 गायब हो गया, ये देखो 2 3 4 आया, अब डायरेक्टली इधर क्या लिख दोगे 6। सर तो 4 के बाद 5 आना चाहिए था ना, तो डी का एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आ गया, याद रखना ये प्लूटोनियम है। कौन है, प्लूटोनियम, ठीक है। उसके बाद देखो 7 7, उसके बाद 8 नहीं आया, डायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके कितने हो गए, 8 हो गए, और एक आ गया, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे एक इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था 8 और डी में 1, लेकिन डी का एक किस में आ गया, एफ में आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए उसके, 9 हो गए। आ समझ में, तो ऐसा है, तो 8 भी नहीं आया, 5 भी नहीं आया और 3 भी नहीं आया, समझ में आया, 1 भी नहीं आया। अब उसके बाद सीरियल नंबर कर दो, तो सीरियल नंबर क्या आएगा, 10 11 12 13 14 14। तो आप देखोगे इस पूरे में 7 और 7 दो बार रिपीट हुआ है, किसके, इसके केस में अमरीशियम और क्यूरियम के केस में 7 रिपीट हुआ है, और नोबेलियम एंड लॉरेंशियम के केस में, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम के केस में 14 दो बार रिपीट हुआ है। आ गया समझ में, ऐसा है, ठीक है। बाकी तो आप सब लिख ही सकते हो। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप सबसे पहले क्या करोगे, 7s के इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर उसके बाद किसके निकालोगे, 6d के निकालोगे, फिर किसके निकालोगे, 5f के। तो ये देखो ऐसे निकालोगे तो आपको ये सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहले कहाँ से निकालोगे, 7s से, फिर उसके बाद 6d, अगर 6d में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो किस में से निकालोगे, 5f, और ये सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए सम कंपैरिजन बिटवीन प्री ट्रांजिशन लैंथेनॉइड एंड ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। प्री ट्रांजिशन मेटल, तो ट्रांजिशन मेटल के पहले कौन है भाई, अपने एस ब्लॉक एलिमेंट, ओके, कौन से, एस ब्लॉक एलिमेंट, ऐसा कह सकते हो, ओके, लैंथेनॉइड्स, और ये अपने ट्रांजिशन मेटल। तो अब देखते हैं, इसेंशियली मोनोवैलेंट शो ग्रुप N+ ऑक्सीडेशन स्टेट, इसेंशियली मोनोवैलेंट, जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो +2 दिखाएगा, और अल्कली मेटल है तो +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। लैंथेनॉइड का तो आप जानते ही हो +3 दिखाता है, और दूसरा कौन सा है, +2 और +4, +2 और +4 कब दिखाता है, जब 4f0 4f7 या फिर 4f14 हो, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। और ट्रांजिशन मेटल तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, और क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इनकी d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होती है, ओके। आगे देखिए, पीरियोडिक टेम्स डोमिनेटेड बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये तो सिंपल बात है, पीरियोडिक ट्रेन तो डोमिनेट होएगा ही, ये नोबल गैस के बाद आते हैं, इनका साइज जो होता है वो बड़ा होता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ Ln+3, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। साइज चेंजेस ऑफ Mn+ लेस मार्क्ड, ओके, मतलब ऑलमोस्ट क्या होती है इनकी साइजेस, कंपेरेबल होती है, और इसीलिए तो क्या होता है, ये अलॉय बनाते हैं, इसीलिए क्या होता है, ये अलॉय बनाते हैं, और ये मैंने आपको कब बताया था, डीएनए ब्लॉक में बताया था। आगे देखिए यहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टीज फॉर अ गिवन ग्रुप, अब जैसे एस ब्लॉक में पूरा नीचे तक जाओगे तो सबकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है, ओके। यहाँ पे भी लैंथेनॉइड्स में भी क्या होता है, आप लैंथेनम से लेके पूरा आप ल्यूटेटियम तक चले जाइए, उन सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम। बट जैसे ही आप जाते हो ट्रांजिशन एलिमेंट में टॉप टू बॉटम, तो आपने देखा है 3D और 4D, फिर उसके बाद 5D, यहाँ पे तो सडन बड़ा चेंज आ जाता है, और क्या चेंज आता है इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। ऑलवेज हार्ड, ऑक्सीजन, हेलोजन एंड डोनर्स प्रिफरेंशियली नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके, मतलब ये हमेशा हार्ड कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि NaCl, KCl, समझ में आ रहा है। हेलोजन के साथ ऑक्साइड भी ले सकते हो, Na2O, KO2, ऐसा नाइट्रोजन के साथ भी नाइट्राइड बनाते हैं स्टार्टिंग के मेंबर, ओके, हमेशा नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ऑलवेज हार्ड, ऑक्सीजन, हेलोजन एंड डोनर्स प्रिफरेबली नेगेटिवली चार्ज, ये भी ऐसा ही है अपने लैंथेनॉइड्स। अब ट्रांजिशन मेटल का देखो, हेवियर मेटल्स इंक्रीजिंगली फ्रॉम आयरन टू कॉपर मे शो अ सॉफ्ट कैरेक्टर, ओके, ये क्या दिखा सकते हैं, सॉफ्ट कैरेक्टर दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। नो लिगैंड फील्ड अफेक्ट, मतलब ये बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाते। इनसिग्निफिकेंट लिगैंड फील्ड इफेक्ट, मतलब इनमें लिगैंड फील्ड इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखता है, बहुत ज़्यादा दिखता है, मतलब लिगैंड जब इनको अप्रोच करते हैं तो ये इफेक्ट दिखता है।
सब्सटैंशियल लिगैंड फील्ड इफेक्ट। ओके, सब्सटैंशियल मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, वो दोनों दिखता है, समझ में आया, दोनों के बीच में दिखता है। पुअर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टीज, कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइंड बाय साइज, बहुत कम चांसेस है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिटरमाइंड बाय साइज। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डाउट आता है बच्चों को, सर इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अभी ऊपर लिखा गया था कि लैंथेनॉइड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली नहीं बनाते। जी हाँ, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाते लेकिन नॉर्मल लिगैंड के साथ, लेकिन कुछ लिगैंड ऐसे हैं, ओके, जैसे डाइकीटोन, या फिर आप ले सकते हो पाई एसिड लिगैंड। सर ये सब कैसे भयंकर नाम ले रहे हो, जी हाँ, ऐसे लिगैंड्स के साथ लैंथेनॉइड्स भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। और आप जानना चाहते हो ऐसे लिगैंड, तो आप हमारी IIT JEE की सेक्शन को जाके देख सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वीडियो, इनऑर्गेनिक, IIT JEE इनऑर्गेनिक के सेक्शन में प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज टिपिकल मैक्सिमम मेनी एक्सेप्शंस। ओके, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन ज्योमेट्री, ओके, ज्योमेट्री बदलते रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन ज्योमेट्री, इसमें भी ऐसा होता है, इनमें तो फिक्स ज्योमेट्री होता है, ओके, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लिगैंड के ऊपर। ओके, एक्चुअल में ज्योमेट्री है ना, डिपेंड तीन चीज़ों के ऊपर करता है, मेटल आयन, लिगैंड, और तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये सब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। नो मैग्नेटिज्म, ये बिल्कुल मैग्नेटिज्म नहीं दिखाते, ये मैग्नेटिज्म दिखाते हैं, ये भी मैग्नेटिज्म दिखाते हैं। तो ये था दोस्तों अपना पूरा कंपैरिजन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट। पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट मतलब ये अपना लॉरेंशियम के बाद जो रखा गया है, मतलब 103 के बाद वाले। ओके, यू हैव सीन दैट एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 आर कॉल्ड ट्रांसयूरानिक। ट्रांस मतलब बाद में, किसके, यूरेनियम के, क्योंकि 92 किसका एटॉमिक नंबर है, यूरेनियम का है। एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 93 to 103 नाउ आर इंक्लूडेड इन एक्टिनॉइड सीरीज, and those from 104 to 118 are called post actinoid element। obviously एक्टिनॉइड के बाद आते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं अपन, पोस्ट एक्टिनॉइड। और ये सारे आर्टिफिशियल हैं, आर्टिफिशियल तो 92 के बाद वाले ही हैं। दी पोस्ट एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स दैट आर नोन सो फार आर ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, इसीलिए तो उनको किस में रखा गया है, 7th पीरियड में, और कौन से ट्रांजिशन सीरीज में, जी हाँ, 4th ट्रांजिशन सीरीज में, ठीक है। दे आर इंक्लूडेड एज post actinoid because similar to actinoids elements they can be synthesized in the nuclear reaction। मतलब ये न्यूक्लियर रिएक्शन से बनाए जाते हैं। आया समझ में? so far 9 post actinoids elements have been synthesized। कितने पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट को सिंथेसाइज किया गया है, 9 पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट को सिंथेसाइज किया गया, ठीक है। और बाकी के सर देखो 103 में अगर 9 जोड़ें तो सर ऐसे तो ये कितना आता है, 112 ही आता है, लेकिन सर यहाँ पे तो 118, मैंने तो किसी बुक में पढ़ा 120। जी हाँ, वो प्रेडिक्टेड है, और आप पता कर लीजिएगा, शायद कुछ करंट टाइम में बन भी गए होंगे। ओके, इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी देयर केमिस्ट्री ओविंग देयर शॉर्ट हाफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स 112 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ ओनली 2.8 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड। तो सर ये जो पोस्ट एक्टिनॉइड वाले एलिमेंट है, इनका हाफ लाइफ क्यों कम है? अरे भैया अनस्टेबल हैं तो कैसे ज़्यादा टाइम तक रहेंगे, स्टेबल होंगे तो ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। भाइयों और बहनों, इनका जो न्यूक्लियस है ना, इनके न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो बहुत हैवी हो जाता है, और जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, समझ रहे हो ना? इसीलिए ये बहुत कम समय के लिए रहते हैं। आगे देखिए, विथ हाफ लाइफ ऑफ मिली सेकेंड्स ओनली अ लिटिल इज नोन अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ दीज एलिमेंट। तो इतने कम टाइम के लिए वो एग्जिस्ट होते हैं, इसके लिए इनकी केमिस्ट्री हमें ज़्यादा पता नहीं है। रदरफोर्डियम, देखिए रदरफोर्ड के नाम पे रखा गया है। फॉर्म अ क्लोराइड RfCl4 सिमिलर टू जिरकोनियम एंड हैफनियम। ओके, जिरकोनियम और हैफनियम कहाँ आते हैं? ओके, ये स्कैंडियम है, और इट्रियम के बाद में आता है जिरकोनियम। ओके, और फिर उसके बाद लैंथेनम आ जाता है, और लैंथेनम के नीचे आता है हैफनियम, ठीक है। इन द
+4 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये जो रदरफोर्डियम क्लोराइड बनाता है ये किसके जैसा होता है, जिरकोनियम और हैफनियम की तरह। मतलब सिमिलैरिटी किससे रखा है इन लोगों ने, ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ, इसीलिए इनको किन में रखा गया, डी ब्लॉक में। ओके, डबनियम रिसेंबल टू बोथ ग्रुप 5 ट्रांजिशन मेटल नियोबियम 5 एंड एक्टिनोइड प्रोएक्टिनियम। ओके, जो डबनियम है वो रिसेंबल करता है किसको, ग्रुप 5 ट्रांजिशन मेटल नियोबियम और एक्टिनोइड प्रोटैक्टिनियम को, ये दोनों से वो सिमिलैरिटी रखता है। डू यू नो ट्रेडिशनली नो एलिमेंट वाज नेम्ड आफ्टर अ स्टिल लिविंग साइंटिस्ट। ओके ओके, जो मतलब जिंदा है वो साइंटिस्ट के नाम पे ऐसा किसी एलिमेंट को नहीं रखा गया है। दिस प्रिंसिपल वाज पुट टू एट एन एंड विथ नेमिंग द एलिमेंट 106 एज सीबोर्गियम। मतलब 106 के बाद किसी साइंटिस्ट के बेसिस के ऊपर ऐसे बोलते हैं ना, जनरली नाम को नहीं रखा गया है। ओके, ऐसा है क्योंकि उसके बाद आईयूपीएसी का नॉमेनक्लेचर आ गया, और वो नॉमेनक्लेचर किसने दिया है, आईयूपीएसी का नॉमेनक्लेचर आपने सुना होगा, उन बियम, उन ट्रियम, उन कॉडियम, ऐसा सब नॉमेनक्लेचर दिया है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा चैप्टर ट्रांजिशन एलिमेंट, और आज इसे हमने समाप्त कर दिया, द एंड कर दिया। आई होप आपने ये एंजॉय किया होगा। ओके, और आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि उन्हें कोई भी तकलीफ हो तो वो पढ़ सके, अपने आप को आगे बढ़ सके, पढ़ा सके, सिंपल सी बात है। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं एक और नए चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।